यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, कल हम जो पढ़ रहे थे वही से स्टार्ट करते हैं उर्वी। तो कल जो हम पढ़ रहे थे, कल हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 40। और सेक्शन 40 जो है ना, वो बोलता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली डिसअलाउड हो जाते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली डिसअलाउड हो जाते हैं। सर कौन कौन से खर्चे? तो इसमें हमने सबसे पहला पढ़ा कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो या किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो एंड उसका आपने टीडीएस नहीं काटा, बोलो टीडीएस नहीं काटा, या फिर टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, कब तक? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपका 100% खर्चा इस साल में क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। लेकिन आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया एंड गाइस, रेजिडेंट को पेमेंट किया और उसका अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो आपका कितना खर्चा डिसअलाउड होगा? 30%। कितना डिसअलाउड होगा? 30%। तो देखो ऐसे याद रखोगे, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा या डिपॉजिट नहीं कराया तो 100% खर्चा डिसअलाउड, और रेजिडेंट को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा या जमा नहीं कराया तो कितना? 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। एक बात बताओ, ये टीडीएस का फंडा क्यों लाया पता है? जिससे कि पता नहीं आगे वाला बंदा जो है वो अगर भाग गया तो गवर्नमेंट को कम से कम कुछ ना कुछ टैक्स तो मिल जाए। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया और मुझे पैसा मिला 1 लाख में से उन्होंने 10% टीडीएस काट लिया, मुझे 90,000 मिला। तो ये 10% क्यों काटते हैं? जिससे कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा तो मिल जाए। हाँ बोलो, कुछ ना कुछ पैसा तो मिल जाए। तो सिक्योरिटी के लिए होता है ये। अब एक बात समझना, होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड और हमारे पास ऑडिट पढ़ाते केशवानी सर, मान लो, ठीक है, केशवानी सर ये ऑडिट पढ़ाते। इनको हमने क्या किया? प्रोफेशनल फीस इस साल पे किया, प्रोफेशनल फीस पे किया फॉर एन एग्जांपल 10 लाख का, और ये पे किया 19 जुलाई 2023 को, लेकिन हमने उस पे टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, टीडीएस नहीं काटा। अब मुझे एक बात समझाओ, जब हमने टीडीएस नहीं काटा, इस साल टीडीएस काटना ही भूल गए, तो मैं बताऊं बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड को कितना खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा? 3 लाख का खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। हाँ, 3 लाख डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर 23-24। इतना खर्चा जो है वो हमारा डिसअलाउड हो जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 में। हमारा 3 लाख डिसअलाउड, क्योंकि 10 लाख का 30% हमारा 3 लाख है, वो डिसअलाउड हो जाएगा खर्चा, क्योंकि हमने टीडीएस नहीं काटा। अब एक बात समझना, हमने टीडीएस तो नहीं काटा, बट मान लो केशवानी सर यहां पे बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। उन्होंने क्या किया पता है तुमको? उनको जो इनकम 10 लाख मिला था उसको उन्होंने अपनी इनकम में इंक्लूड कर दिया। उस पे जो भी टैक्स आता था पूरे 10 लाख पे, उस पे टैक्स भी भर दिया एंड उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। जो रिटर्न फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो भी उन्होंने फाइल कर दिया। मींस वो तो बड़े ही ऑनेस्ट आदमी है। उन्होंने क्या किया कि जो इनकम थी 10 लाख, उस इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर दिया, उस पे जो टैक्स आता था वो गवर्नमेंट को भर दिया एंड उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि एक बात बताओ, गवर्नमेंट का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? भाई गवर्नमेंट का जो पर्पस था, गवर्नमेंट यही चाहती थी ना कि कल उठ के ये बंदा भाग गया तो, चोर निकल गया तो इसके लिए। लेकिन यहां पे तो क्या हुआ, हमने 10 लाख का पेमेंट किया, मान लो हमने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने तो उस पूरे 10 लाख को अपनी इनकम में बता दिया, उस पे टैक्स भी भर दिया, उन्होंने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया। और हम जो है एक सीए का एक सर्टिफिकेट लेके आते हैं, एक सीए का सर्टिफिकेट है, वो ये लिख के देते हैं कि केशवानी सर ने इनकम में इंक्लूड किया, टैक्स भरा, रिटर्न फाइल किया। तो लॉ मेकर्स ने एक प्रोविजन बनाया कि भाई करंट ईयर में तो ये खर्चा आपका डिसअलाउड होगा, लेकिन जिस ईयर में उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया उस ईयर में फिर ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। बड़ा लॉजिकल सी चीज है, क्योंकि मैं तो टीडीएस काटा ही नहीं, मैं तो काटना ही भूल गया, तो हमने टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउड हो गया। लेकिन आगे वाला बंदा अगर बड़ा ऑनेस्ट है
उन्होंने उसको अपनी इनकम में इंक्लूड कर दिया, उस पे जो टैक्स आता था वो भर दिया, अपना रिटर्न फाइल कर दिया, हमने सीए का सर्टिफिकेट ला दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में ये खर्चा हमको अलाउ हो जाएगा। कौन से ईयर में? जिस ईयर में केसवानी सर ने अपना क्या फाइल किया? रिटर्न। क्या फाइल किया? रिटर्न। मान लो केसवानी सर ने अपना रिटर्न फाइल किया ऑन द 19th ऑफ जुलाई 2024 को, इस डेट को उन्होंने अपना रिटर्न है वो रिटर्न फाइल किया, तो हमको प्रीवियस ईयर 24-25 में 3 लाख रुपए का खर्चा अलाउ हो जाएगा। करंट ईयर में तो डिसअलाउड होगा, बट अगले साल में अलाउ हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो, आपने लास्ट क्या लिखा हुआ है? शायद एक नोट लिखा हुआ है, राइट? एक नोट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखो exception of above section, exception of above section, exception of above section। क्योंकि ऊपर वाली सेक्शन तो बोलती थी टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, अब टीडीएस तो काटा ही नहीं, बट क्या हुआ? लिखो एक्सेप्शन ऑफ अबोव सेक्शन में लिखो, इफ एनी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, एक्सेप्शन ऑफ अबोव सेक्शन में नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ एनी अमाउंट paid or credited, if any amount paid or credited and TDS not deducted, if any amount paid or credited and TDS not deducted, if any amount paid or credited and TDS not deducted, but payee, P-A-Y-E-E, payee का मतलब क्या होता है? रिसीव। पेई मतलब जिसको रिसीव हुआ है, हां, बट पेई और डैश करके नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर ए करके लिखो, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर ए करके लिखो, टेकन इनटू अकाउंट सच अमाउंट, टेकन इनटू अकाउंट सच अमाउंट, टेकन इनटू अकाउंट सच अमाउंट इन टोटल इनकम, टेकन इनटू अकाउंट सच अमाउंट इन टोटल इनकम। उसके बाद बी करके लिखो, एंड has paid the taxes to government on total income, and has paid the taxes to government on total income, and C पॉइंट करके लिखो, and file his return of income, file his return of income, and file his return of income, and D पॉइंट करके लिखो, and payer has furnished a certificate from CA, payer has furnished a certificate from CA, ब्रैकेट में लिख लो फॉर्म नंबर 26A होता है, इसका फॉर्म नंबर 26A होता है, फॉर्म नंबर 26A, नॉट रिलेवेंट, याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्म नंबर 26A, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में लिखो, देन whatever amount, then नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ फॉर्म में, then whatever amount, ब्रैकेट में लिखो 30% और 100%, then whatever amount, ब्रैकेट में लिखो 30% और 100%, ब्रैकेट क्लोज, then whatever amount disallowed earlier, whatever amount disallowed earlier shall be allowed in the previous year, shall be allowed in the previous year in which payee furnishes return of income, disallowed earlier shall be allowed in the previous year in which payee furnish his return of income, furnish his return of income, payee furnish his return of income। एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड पेड 10 lakh on 19 July 2023, paid 10 lakh on 19 July 2023 as professional fees to Mr. Keshwani,
as professional fees to Mr. Keshwani without deducting TDS, full stop. Mr. Keshwani considered this amount in his income. Mr. Keshwani considered this amount in his income. Full stop. He paid taxes to government. He paid taxes to government. Full stop. He filed his return of income. On 19th September 2024. He filed his return of income on 19th September 2024. 19th September 2024. Full stop. BB Virtuals obtain a certificate from CA. BB Virtual obtain a certificate from CA. नेक्स्ट लाइन में लिखिए सॉल्यूशन. इसमें क्या होगा लिखिए. नेक्स्ट लाइन में लिखिए सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर ए करके लिख लीजिए पहले. ₹3 लाख एक्सपेंसेस disallowed. ₹3 lakh expenses disallowed in previous year 23-24. ₹3 lakh expenses disallowed in previous year 23-24. एंड नेक्स्ट लाइन में बी करके लिखिए ₹3 lakh expenses allowed in previous year 24-25. ₹3 lakh expenses allowed in previous year 24-25. ब्रैकेट में लिख लो year in which Keshwani filed his return of income. Year in which Keshwani filed his return of income. Year in which Keshwani filed his return of income. बोलो डन. चलो अब एक बात समझना गाइस. तो ये 2 पॉइंट हमने पढ़े. ये 2 पॉइंट क्या पढ़े इधर देखिए सब लोग. इसकी सेक्शन नंबर भी याद रखनी है इस वाले की. ठीक है जो मैंने पढ़ाया सेक्शन 40 थी. क्लॉज नंबर ए था एंड सब क्लॉज 1 यही था. एंड दूसरा था सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A. ये याद रखना है क्लॉज के साथ में. ठीक है कैसे याद रखना है आज अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा. ठीक है चलिए अब एक बात समझना. एक और सेक्शन है सेक्शन 40 में. लिखिए सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 3. TDS on salary payment outside India or to a non-resident. Heading दो TDS on salary payment outside India or to a non-resident. TDS on salary payment outside India or to a non-resident. अब एक बात बताओ बेटा. अब सिंपल सी चीज सोचना. अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट इंडिया में जॉब कर रहा है. एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे ऑफिस में एक बंदा है जो दुबई का है और यहां आके जॉब कर रहा है, या नेपाल का है यहां पे आके जॉब कर रहा है, श्रीलंका का है यहां पे आके जॉब कर रहा है. अगर उसको सैलरी मिल गई, आप सोचिए अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो क्या आपको लगता है वो इंडिया में टैक्स भरेगा या नहीं भरेगा? भाग जाएगा. वो तो भाग जाएगा. तो देखो ऊपर वाली सेक्शन ये तो क्या बोलती थी कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट को आपने पेमेंट किया, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ये सेक्शन तो क्या बोलती थी किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया टीडीएस काट के, और आपको कब तक जमा कराना है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक. ठीक है तो अलाउ है, नहीं तो डिसअलाउड. लेकिन ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? कि अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी दी है, क्या दी है? सैलरी, तो उसका टीडीएस काटना है और काट के जमा कराना है टीडीएस की ड्यू डेट तक.
और टीडीएस की ड्यू डेट क्या होती है पता है? अगले महीने की 7 तारीख। मतलब आपने इस महीने टीडीएस काटा तो अगले महीने के 7 तारीख तक आपको जमा कराना है। अगर आपने 7 तारीख तक जमा नहीं कराया तो वो खर्चा आपका अलाउ ही नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि इतना रेस्ट्रिक्शन, इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन क्यों लाया यहां सैलरी के केस में? क्योंकि बड़ा लॉजिकल है कि सैलरी के केस में जो आगे वाला बंदा है वो सैलरी लेके भाग जाएगा, वो कभी टैक्स नहीं भरने वाला। तो इसके लिए बोला टीडीएस काटना है और काट के टीडीएस की ड्यू डेट तक जमा कराना है। मतलब अगले महीने की भाई साहब 7 दिन के अंदर अंदर जमा कराना है। अगर आपने नहीं कराया तो फिर वो खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ये सैलरी के लिए ये पॉइंट लगेगा। बाकी सब जो भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करोगे उसके लिए जो ऊपर अपन ने कल पढ़ा था सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 लगेगा। क्योंकि सैलरी में उनको ऐसा लगता है कि किसी नॉन रेजिडेंट है, जैसे मान लो फॉर श्रीलंका का कोई बंदा जॉब करता है, आपने उसको पैसा दिया, टीडीएस नहीं काटा, वो कभी भी वापस टैक्स वैक्स इंडिया में भरने वाला नहीं है। इसके लिए बोला टीडीएस काटना है और काट के अगले महीने के 7 दिन के अंदर अंदर जमा कराना है। आप बोलोगे ये 7 दिन हम कहां सीखेंगे कि अगले महीने के 7 दिन में टीडीएस जमा होता है? वो टीडीएस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा। तो लिखिए एनी सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, लिखिए एनी सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, any salary paid outside India or to non-resident in India, any salary paid outside India or to non-resident in India and if next line में एक पॉइंट करके लिखिए TDS not deducted and if TDS not deducted और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए बी करके टीडीएस डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर और टीडीएस डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, टीडीएस डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू ड्यू डेट ऑफ टीडीएस, up to due date of TDS payment, up to due date of TDS payment, up to due date of TDS payment। next line में लिखिए then such salary shall be disallowed, then such salary shall be disallowed। एम्प्लॉयर को अलाउ होगा, आंसर इज यस, एम्प्लॉयर को डिसअलाउड होगा, वही बात कर रहे हैं अपन। देन सच सैलरी शैल बी डिसअलाउड। आज अपन क्वेश्चन करेंगे पीजीबीपी के बड़े बड़े जो 15 मार्क के आएंगे एग्जाम में, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद इसके नीचे नोट लिख लो, लिखिए एक नोट इस सेक्शन के लिए, इफ टीडीएस डिपोजिटेड लेट, इफ टीडीएस डिपोजिटेड लेट इवन बाय 1 डे, even by 1 day, then also salary not allowed, then also salary not allowed। if TDS deposited late even by 1 day, then also salary not allowed। अब एक बात समझना, इसमें क्या है पता है तुमको? जैसे मैंने ऊपर जो सेक्शन पढ़ाई थी ये वाली सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 एंड 1A, उसमें तो क्या था कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक टीडीएस जमा करा दिया तो इस साल में खर्चा, अगर उसके बाद कराया तो अगले साल में। इसमें ऐसा नहीं है। इस सैलरी में कैसा है पता है? आपको टीडीएस काटना है और काट के अगले महीने के 7 दिन में जमा कराना है। अगर आपने एक दिन लेट भी जमा कराया तो भी खर्चा डिसअलाउड होगा, कभी भी अलाउ नहीं होगा। ये इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी को सैलरी का पेमेंट करते हैं तो उसका टीडीएस काटो और काट के टीडीएस की ड्यू डेट तक जमा कराओ। एक दिन भी डिले किया तो फिर वो खर्चा आपको कभी भी अलाउ नहीं होगा। चलिए लास्ट सेक्शन लिखिए, सेक्शन 40 की, सेक्शन 40 की लास्ट सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 5, हेडिंग दीजिए टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट। आर्यन भाई आज आएगा, डोंट वरी। इधर देखो, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट। एक बात समझो, परक्यूजिट क्या होता है? एम्प्लॉय को जो देते हैं परक्यूजिट का मतलब समझते हो? पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब जैसे एक तो होता है मॉनिटरी परक्यूजिट मतलब पैसा दिया,
और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट में फैसिलिटी दी। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय को घर दिया रहने के लिए, हाउस फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, ये जो सब है ना, इट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। अब एक बात समझना, जितना आप नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट देते हो ना, इस नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे भी एम्प्लॉय को टैक्स लगता है। मींस नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जो होता है, जो इतना बेनिफिट होता है, उस पे भी टैक्स लगता है। बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है, बोलता है वो टैक्स मैं भर दूंगा, चलो तुम्हारा जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स है वो मैं भर दूंगा। तो अगर एम्प्लॉयर बोलता है कि चल मैं तेरा नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स मैं भरूंगा, तो क्वेश्चन यह आता है कि क्या यहां पे टू साइड में वो टैक्स जो भरा एम्प्लॉयर ने, क्या वो खर्चा क्लेम एम्प्लॉयर कर सकता है या नहीं, इस सेक्शन में मना किया हुआ है। ये क्यों मना किया हुआ है, इसका लॉजिक मैं आपको सैलरी में बताऊंगा, बट आप सिर्फ अभी के लिए इतना एक लाइन याद रहे तो रख लेना कि जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है उस पे टैक्स एम्प्लॉयर ने बोला मैं मेरी जेब से भर देता हूं, मैं भरता हूं। अगर मैं भरता हूं ऐसा बोला, उसने खुद ने भरा टैक्स, तो भी वो टैक्स वो डिसअलाउड हो जाएगा एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होगा। तो लिख लो अभी के लिए, इफ एनी टैक्स, सज्जन भाई, इफ एनी टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, if any tax on non-monetary perquisite of employee, non-monetary perquisite of employee is paid by employer, non-monetary perquisite of employee is paid by employer from own pocket, then such tax is not allowed to employee, then such tax is not allowed to employee। अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन है और बड़ी सिंपल सी सेक्शन है, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। पेमेंट टू रिलेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, हमारे बैच में एक स्टूडेंट है मिस लीना। लीना सीए बन गई, तो सीए बनने के बाद लीना ने मिस हटा दिया, उसके आगे सीए लगा दिया, सीए लीना, ठीक है। अब जो लीना है उसका पहले से सपना है कि अपना बहुत अच्छा एक ऑफिस होना चाहिए, बहुत प्यारा ऑफिस होना चाहिए। तो इसने अपना ऑफिस चालू किया मुंबई में चार्टर्ड हाउस में, जो मरीन लाइन पे है चार्टर्ड हाउस, वहां पे कोलाबा में बहुत प्यारा ऑफिस है, आगे समुद्र खुलते ही पानी पानी दिखता है, क्लास ऑफिस है। अब ये ऑफिस में इसका हस्बैंड काम करता है, ऑफिस बॉय का। तो इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम है मिस्टर राजा। क्या नाम है? मिस्टर राजा। राजा काम करता है और राजा को बोलते हैं, ये राजा सुबह सुबह आके ऑफिस खोलता है, सबके लिए चाय लाता है, और उसका हस्बैंड क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, बचपन का प्यार, ये ग्रो कर गई, वो बेचारा नहीं गया, ठीक है, बचपन का प्यार। राजा ऑफिस में काम करता है और ये क्या करती है पता है, राजा को हर महीने सैलरी देती है, और हर महीने राजा को सैलरी कितनी देती है? 3 लाख रुपीज पर मंथ। ओ भाई साहब, 3 लाख रुपया पर मंथ सैलरी देती है, और यहां पे पीएनडल के डेबिट पे कितना सैलरी डालती है पता है? 3 लाख रुपया पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हुआ? 36 लाख रुपया यहां पीएनडल के डेबिट में डालती है। तो एक बात बताओ, इतना सैलरी यहां पीएनडल के डेबिट में डालेगी तो प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं ये तो चिटिंग है ना, आप अपने रिलेटिव को सैलरी दे रहे हो 3 लाख रुपया पर मंथ। तो लॉ मेकर्स ने एक प्रोविजन बनाया कि भाई एक काम करो, एओ को ये पावर दिया कि एओ क्या करेगा पता है, इसमें से जितना रीजनेबल है वो रीजनेबल तो अलाउ कर देगा। भाई जितना तुम्हारा रीजनेबल सैलरी है वो अलाउ करेगा, और जो भी तुम्हारा एक्सेस सैलरी है या अनरीजनेबल सैलरी है वो डिसअलाउड करेगा। एओ देखेगा कि अच्छा ये ऑफिस बॉय का काम करता है, मार्केट में मुंबई में नॉर्मली ऑफिस बॉय 10,000 रुपए में मिल जाता है मान लो, तो अगर 10,000 रुपए पर मंथ में मिल जाता है तो 10,000 रुपया पर मंथ है वो तो क्या हो जाएगा? अलाउ, एंड बाकी वाला 2,90,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। क्या हो जाएगा? डिसअलाउड।
समझा? बड़ा सिंपल है। और एग्जाम में आपको दे रखा होगा ऐसे कि भाई एक एसएससी है, वो अपने भाई को सैलरी दे रहा है। रिलेटिव में कौन कौन आएंगे अभी देखेंगे अपन, कि वो उनको सैलरी दे रहा है, उसको ये खर्चा कर रहा है, कमीशन दे रहा है, जिसका रीजनेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू इतना ही है और वो दे इतना रहा है। तो आपको एक्सेस वाला क्या करना है? डिसअलाउड। क्या करना है? डिसअलाउड। क्या करना है? डिसअलाउड। लिखो, हेडिंग दो, पेमेंट टू रिलेटिव, ब्रैकेट में लिखो स्पेसिफाइड पर्सन। ओ दीदी ओ, पेमेंट टू रिलेटिव, ब्रैकेट में लिखो, भाई तो देख ले, हाँ लिखो स्पेसिफाइड पर्सन ब्रैकेट में। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव, इफ एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव, देन AO कैन डिसअलाउड एक्सेसिव और अनरीजनेबल अमाउंट। देन AO कैन डिसअलाउड excessive or unreasonable amount. If any payment made to relative, if any payment made to relative, then AO can disallow excessive or unreasonable amount. क्या लिखा आपने? excessive और unreasonable. बट अब आप बोलोगे रिलेटिव में कौन कौन आएगा भाई? तो देखो, अगर assessee ये है तो रिलेटिव कौन होगा? assessee ये है तो असेसी के रिलेटिव कौन होंगे? साथ साथ में चाहिए तो लिख लीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल असेसी है, मतलब इंडिविजुअल बंदा बिजनेस कर रहा है, तो इसके रिलेटिव होंगे स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। क्या बोला मैंने? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। बस ये, सास ससुर रिलेटिव नहीं है इसमें। सास ससुर को जॉब पे रखो, ज्यादा पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, लीना अपने सास ससुर को जॉब पे रखती है तो चलेगा, वो कितना भी पैसा दो चलेगा। इनको छोड़ के और कोई रिलेटिव नहीं है, बॉयफ्रेंड वगैरह रिलेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए, इंडिविजुअल के बाद अगर कोई असेसी है, वो HUF है, HUF है या फिर AOP है या BOI है, तो उनके रिलेटिव होते हैं मेंबर्स एंड देयर रिलेटिव। मेंबर्स एंड देयर रिलेटिव मतलब HUF, AOP, BOI के मेंबर तो रिलेटिव है ही है, और उनके जो रिलेटिव है, उनके रिलेटिव मतलब उनके जो ये है, ये सब, ये भी रिलेटिव हो जाएंगे। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, फर्म या LLP जो होता है, उनके रिलेटिव कौन होंगे पता? पार्टनर, पार्टनर्स एंड देयर रिलेटिव, पार्टनर्स एंड देयर रिलेटिव। बोलती है 4 बॉयफ्रेंड बनाओ और बढ़िया खर्चा दिखाओ। LALD का फुल फॉर्म अदर सोर्सेज में पढ़ाया था ना, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। असेंडेंट मतलब जो जिनकी मेहनत से तुम हुए हो, और डिसेंडेंट मतलब तुम्हारी मेहनत। तो पार्टनर्स एंड देयर रिलेटिव। चौथा लिखो, कंपनी के लिए कौन रिलेटिव होंगे? कंपनी के लिए रिलेटिव होंगे डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव। डायरेक्टर्स एंड देयर, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव। इसको मैं बाहर फेंक देता, फिर देखा ये ब्लू पेन क्या है, मैचिंग, तो मैंने आने दिया। अपने को फिक्स करना चाहिए था। अगले संडे को अपन ब्लैक कलर पहन के आएंगे सब लोग, और पार्टी, ठीक है। अगले संडे को ब्लैक कलर विद पार्टी, हाँ, और सबका फोटो निकालेंगे, ठीक है। हाँ, बीबी वर्चुअल का टी-शर्ट ही नहीं मिल रहा मेरे को ही। चलो, कंपनी के लिए रिलेटिव कौन है? डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव। तो जैसे मेरी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं तो रिलेटिव हुई हूं, मेरे जो रिलेटिव है वो भी कंपनी के रिलेटिव है। मेरे रिलेटिव में मतलब जो मेरी स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, वो कंपनी के लिए रिलेटिव माने जाएंगे। चलिए, उसके बाद 4 नंबर कंपनी हो गया।
5 नंबर इधर देखना, एक बार आप इधर देखना सब लोग, 5 नंबर पे एक बार इधर देख लो। एक बात समझना, एसएससी जो है वो मान लो कोई भी पर्सन है, एसएससी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, एंड ये एसएससी एंड इसके रिलेटिव मिलके अगर किसी और के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, क्या रखते हैं? अगर किसी और के बिजनेस में, एनी अदर पर्सन, एनी लिखना मत एक बार के लिए, उसके बिजनेस में ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, बोलो क्या रखते हैं? इंटरेस्ट। तो ये दोनों आपस में रिलेटिव हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं और मेरे रिलेटिव मिलके किसी और के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग या फिर पीएसआर, अगर फर्म है एओपी बीओई है तो पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जांपल के लिए मान लो रिलायंस में मैं डायरेक्टर नहीं हूं, रिलायंस में मैं डायरेक्टर नहीं हूं, बट रिलायंस का 22% शेयर मेरे पास है। तो डायरेक्टर होता तो मैं इस ऊपर वाले क्लॉज में रिलेटिव बन जाता, लेकिन मैं डायरेक्टर तो हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ शेयर होल्डर हूं। तो मेरा अगर रिलायंस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो गाइज मैं और रिलायंस दोनों आपस में रिलेटिव माने जाएंगे। मींस मैं और रिलायंस है वो आपस में रिलेटिव माने जाएंगे। मींस आपका किसी के बिजनेस में, आपका और आपके रिलेटिव का मिलके किसी के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो आप उसके रिलेटिव है। या फिर गाइज इस अदर पर्सन का, जो एनी अदर पर्सन है, उसका एंड उसके रिलेटिव का मिलके अगर आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मींस इसके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो आपस में दोनों रिलेटिव माने जाएंगे। तो देखिए, या तो आपका उसके बिजनेस में या उसका उसके रिलेटिव का मिलके आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस गाइस, अगर मैं बात करूं कंपनी के केस में, तो कंपनी के केस में देखा जाता है 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग। तो कंपनी जो होती है, कंपनी के केस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है 20% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग, इक्विटी शेयर्स। अब एक बात समझना, अगर फर्म की बात करूं, फर्म है, एलएलपी है, एओपी है, बीओआई है, इनके केस में देखा जाता है 20% और मोर का, 20% और मोर का पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो बड़ा सिंपल है, क्या आपका किसी और के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या उसका आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप रिलेटिव माने जाएंगे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग और 20% और मोर का पीएसआर। मतलब कुल मिला के एक बात बताओ, मैं और मेरे पापा मिलके दोनों, मान लो 15% उनके पास है, 10% मेरे पास है, और हम किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग रखते हैं, तो हम उसके रिलेटिव बन गए और वो हमारी रिलेटिव बन गई। हम उनको पेमेंट नहीं कर सकते, वो हमको पेमेंट नहीं कर सकते, रीजनेबल कर सकते हैं। एक्सेसिव किया तो फिर असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउड कर देगा। एंड लास्ट पॉइंट गाइस क्या बोलता है बताए, कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, अगर मान लो एक होल्डिंग कंपनी है और इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, मान लो 2 सब्सिडरी कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। एक बात बताओ, ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी रिलेटिव बन गई या नहीं? बन गई ना। ये ऊपर वाले में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो बन गई ना। अरे भाई 20% या उससे ज्यादा है तो बन गई ना। और यहां सब्सिडरी कंपनी में तो 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो ये दोनों रिलेटिव बन गई। लॉ मेकर्स बोलते ये और ये तो रिलेटिव है ही है। यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपस में ये सब्सिडरी है, ये भी क्या मानी जाएगी? रिलेटिव। ये भी क्या मानी जाएगी? रिलेटिव। जैसे मान लो एक टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का मेजर होल्डिंग टीसीएस में है और टाटा ग्रुप का मेजर होल्डिंग टाइटन में भी है, तो टाटा और टीसीएस रिलेटिव ऑलरेडी है, टाटा एंड टाइटन रिलेटिव ऑलरेडी है। इस पॉइंट से टीसीएस एंड टाइटन भी आपस में क्या मानी जाएगी? रिलेटिव। बोलो क्या मानी जाएगी? रिलेटिव। बोलो क्या मानी जाएगी? रिलेटिव। समझा कि नहीं समझा? यस। तो 2 पॉइंट ये जो दिख रहे हैं बोर्ड पे, इसको एज इट इज 5 और 6 को कॉपी कर दो। चापो बोलते, चापो। आज मजा आएगा, क्वेश्चन करेंगे, बस आधा घंटा और पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बहुत बड़े बड़े, मजा आएगा आपको। हाँ, फिर उसके बाद ब्रेक होगा, फिर उसके बाद वापस पढ़ेंगे,
हाँ, आज आपका अकाउंट का लेक्चर कितने बजे है? 2:30 बजे। तो करोगे क्या? नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुमको अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला अकेला छोड़ के। मैं पढ़ाते रहूंगा 2:30 बजे तक, ठीक है? खाना खाएंगे सब लोग मिलके खाएंगे। चलो कॉपी करो इसको। खिलाओगे ऐसे हाथ से खिलाओ। यहां बाहर पता है तुमको, कुछ कुछ ऐसे कपल बच्चे बैठे होते हैं ना, वो एक दूसरे को खाना खिलाते, देखा तुमने? ओ भाई साहब, ऐसा सीढ़ियों पे बैठते उधर खोपचे में जाके। कल परसों 2 बच्चे मुझे पार्किंग में मिल गए, नीचे पार्किंग में। हाँ, क्या कर रहे थे मैं नहीं बता सकता। प्यार कर रहे थे, प्यार। प्यार करना गुनाह थोड़ी है, पकड़े जाना गुनाह है। इधर लिखा है, एक बार बोल देता हूं क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा। असेसी और एनी पर्सन, और या असेसी एंड रिलेटिव मिलके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एनी अदर पर्सन, एंड यहां लिखा है रिलेटिव, और इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इधर, और इसका तो आपको पता है। होली का क्या प्लान है? अरे कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी है तुम्हारे यहाँ? कल छुट्टी है, मत रखो ना, क्या करोगे यार? आ जाओ ना, टेक्स्ट पढ़ लेंगे। बड़ा कलरफुल है टेक्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा कल फिर। कहां चले होली खेलने? तुम लोग होली खेलोगे कल? कहां पे? नहीं नहीं नहीं, सब मेरे नहीं, होली मुझे इतनी पसंद नहीं है, कलर वलर इतने पसंद नहीं है। हाँ, हमारे वहां होली मिट्टी से खेलते हैं। हाँ, कीचड़ विचड़ डाल देते हैं एक दूसरे पे, पानी से होली खेलते हैं हमारे वहां, बाल्टी भर के डाल देते हैं किसी पे और खुश हो जाते हैं। चलिए बोलिए डन। चलो बोलो डन। कितने लोग स्टिल डूइंग? चलो कोई बात नहीं, तुम करते रहो, बाकी लोग लिखो अगली सेक्शन। हेडिंग दे रहे हैं अभी, ये याद रखनी है 40A सबसेक्शन 3, और ये तो आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ी हुई है। आप बताओ एक दिन में कितना पेमेंट कैश में कर सकते हैं? पता है हमको ये तो, ठीक है लिखो, कैश पेमेंट मोर देन 10,000 to a single person in a सिंगल पर्सन, मतलब कमिटेड नहीं, वैसा नहीं है ये। सिंगल का मतलब एक। कैश पेमेंट मोर देन 10,000 टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। चलिए इतना लिख के आप रुक जाइए। बोलता रात को पेमेंट करेंगे तो डे का मतलब बेटा 24 आवर्स। हाँ
ठीक है, ये बोलता हम तो रात को 8 बजे कर लेंगे पेमेंट, 9 बजे करेंगे। क्या दिमाग लगाया है तुमने। एक बात समझना, ये पॉइंट 2-3 जगह आया। एक तो हमने ये देखा था कि अगर कोई असेट खरीदते हो तो असेट से रिलेटेड पेमेंट करना है, वो 10,000 से ज्यादा का कैश में नहीं करना। अगर किया तो वो असेट की एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक ऐसा ही पॉइंट आया 35 AD में, वो 14 बिजनेस थे ना, होटल, हॉस्पिटल, ओयो, तो वहां पे ये आया कि आप 10,000 से ज्यादा का कैश पे कैपिटल असेट नहीं खरीद सकते। अगर खरीदा तो वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा, खर्चा अलाउ नहीं होगा। अब एक बात समझना, ये सेक्शन ये बोलती है कि वो दोनों जो चीजें थी वो कैपिटल खर्चे की बात कर रही थी, क्योंकि 35 AD में हॉस्पिटल, होटल के कैपिटल खर्चे जितने भी होते हैं वो डिसअलाउड हो जाएंगे, मतलब 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया तो। वहां डेप्रीशिएशन में पड़ा था, वो कैपिटल असेट की बात कर रहा था कि एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो। यहां पे ये सेक्शन बोलती है कि बाकी जितने भी आपके रेवेन्यू खर्चे हैं जो P&L के डेबिट में आते हैं, वो खर्चे अलाउ नहीं होंगे अगर आपने सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है कैश में। मतलब आपको करना कैसे है फिर पेमेंट, यहां स्पेसिफिकली बोला हुआ है आपको पेमेंट करना पड़ेगा या तो अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का मतलब होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, भीम UPI, QR कोड। आपको उसी से पेमेंट करना है तो अलाउ है। अगर 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। बोलो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अब एक चीज समझना, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी कंपनी है BB वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, हम 2 लोगों से प्रिंटिंग कराते हैं। एक बंदे का नाम है A to Z प्रिंट्स और एक का नाम है मान लो कैलाश प्रिंट्स। हमने क्या किया, मान लो 19 दिसंबर 2023 को A to Z प्रिंट्स को हमने कैश में पेमेंट किया 9,000 का, एंड हमने कैलाश प्रिंट्स को भी 9,000 का कैश में पेमेंट किया। एक ही दिन किया है बट 2 अलग अलग लोगों को किया है। चलेगा या नहीं चलेगा, अलाउ या डिसअलाउड? राइट आंसर इज अलाउ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अलाउ हो जाएगा। लेकिन मान लो हमारी कंपनी ने क्या किया, फॉर एन एग्जाम्पल 14 Feb 2024 को A to Z करके जो है उसको दिन में 2 बार पेमेंट किया। एक मॉर्निंग में कैश में पेमेंट किया 9,000 का, एंड गाइस वापस हमने इवनिंग में इसको 8,000 का कैश में पेमेंट किया। क्या चलेगा या नहीं चलेगा, अलाउ या डिसअलाउड? अलाउड या डिसअलाउड? राइट आंसर डिसअलाउड। बट डिसअलाउड कितना, सिर्फ 7,000 डिसअलाउड या पूरा ही डिसअलाउड? भाई 10,000 तक अलाउ होगा, उसके ऊपर वाला डिसअलाउड, ऐसा है या पूरा ही डिसअलाउड? राइट आंसर इज यहां पे आपका पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। पूरा 17,000 रुपया है वो आपका डिसअलाउड। भाई सिंपल सी बात है, अगर 10,000 तक कैश में पेमेंट किया चलेगा, 10,000 से ऊपर किया तो पूरा ही आपका खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अब एक और चीज समझना, मान लो हमने A to Z को ही पेमेंट किया, A to Z को, और A to Z को 14 Feb 2024 को हमने 9,000 का पेमेंट किया, एंड 15 Feb 2024 को हमने 8,000 का पेमेंट किया। अलाउ या डिसअलाउड? और दोनों कैश में किया है बट अलग अलग दिन किया है, अलाउ या डिसअलाउड? अलाउ। भाई सिंपल सी चीज है, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को आप कितने से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अब एक चीज समझना, ये जो लिमिट 10,000 की है ना, ये 10,000 की लिमिट अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो ये लिमिट 35,000 की है। मतलब ट्रांसपोर्टर को आप कैश में पेमेंट 35,000 तक का कर सकते हो। क्योंकि आप एक बात बताओ, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ट्रक वाले, उनको तो बेचारों को कैश चाहिए डीजल भराने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए, तो उनके लिए लिमिट रखी हुई है 35,000 के। आप अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करोगे तो ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 का कैश में पेमेंट कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा? अगर नॉर्मल किसी भी पर्सन को करोगे तो 10,000 का लिमिट, और ट्रांसपोर्टर को करोगे तो 35,000 का लिमिट है कि 35,000 तक आप कैश में पेमेंट ट्रांसपोर्टर को कर सकते हो। अब एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस आता है, आप ध्यान देना। मान लो मैंने कोई गुड्स परचेज किया था 2 साल पहले, समझना। मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर
21-22 में मैंने गुड्स परचेज किया था और मैंने गुड्स परचेज किया था एक बंदे से, राजू से। तो मैंने एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू, और मैंने उधार खरीदा था 5 लाख रुपए का गुड्स। अब एक बात बताओ, ये प्रीवियस ईयर 21-22 में हुआ था, तो मुझे बताइए 21-22 में आपका ये परचेज खर्चा ऑलरेडी अलाउ हो गया होगा अक्रूअल बेसिस पे। भाई मान लो मैं अक्रूअल मेथड फॉलो करता हूं, तो यहां पे परचेज ऑलरेडी 5 लाख मैंने डाल दिया था। भाई अक्रूअल बेसिस पे खर्चे ले सकते हैं ना, मैं अक्रूअल सिस्टम फॉलो करता हूं, तो अक्रूअल बेसिस पे मैंने 5 लाख पीएनडल के डेबिट में डाल दिया। मैंने उसका पेमेंट किया नहीं था, मैंने पेमेंट इस ईयर में किया, करंट ईयर में। मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 में मैंने उसका पेमेंट किया और मैंने उसको कैश में पे कर दिया पूरा 5 लाख एक दिन में। तो मैंने एंट्री क्या की होगी इस दिन? मैंने एंट्री की होगी राजू अकाउंट डेबिट टू कैश। हां भाई, और 5 लाख का पेमेंट किया। अब बताओ क्या होगा? आप बोलोगे डिसअलाउड होगा। अरे डिसअलाउड तो कहां, वो तो अलाउ हो चुका है ना ऑलरेडी 2 साल पहले। भाई 2 साल पहले जब हमने परचेज किया था, तो परचेज के टाइम पे जब ये एंट्री पास की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू, हम खर्चे का डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, पीएनडल के डेबिट में खर्चा आ चुका है। लेकिन हमने 2 साल के बाद उसको कैश में पेमेंट कर दिया। आप मुझे बताइए इस साल क्या होगा 5 लाख का? 2 चीजें हो सकती है, या तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं होगा, या फिर दूसरा यह हो सकता है कि आप बोलोगे ये करंट ईयर की इनकम बनेगी। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? आपने डिडक्शन पहले ले लिया है ऑलरेडी अक्रूअल बेसिस पे, बिकॉज इफ यू फॉलो द अक्रूअल सिस्टम आप फॉलो करते हो, आपने ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया है पहले। तो जब आपने डिडक्शन ऑलरेडी ले लिया है और अब आप इस साल में आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो आप बताइए क्या होगा? क्या इस साल कुछ भी नहीं होगा, या फिर आपको लगता है ये इस साल की इनकम बनेगा? व्हाट डू यू थिंक? राइट आंसर इज ये इस साल की इनकम बनेगा। मींस अगर पहले आप ऑलरेडी अक्रूअल बेसिस पे खर्चे का डिडक्शन ले चुके थे, तो भाई आपने डिडक्शन ले लिया, तो अब डिसअलाउड तो पिछले सालों में जाके कैसे करें? भाई पिछले साल का थोड़ी पीएनडल वापस चेंज करेंगे, वापस इनकम, वो तो चेंज नहीं कर सकते। तो इस 5 लाख को अगर आपने इस साल में कैश में पेमेंट किया है, तो ये 5 लाख इस साल की क्या बन जाएगी? इनकम। बोलो क्या बन जाएगी? इनकम। बोलो क्या बन जाएगी? इनकम। समझा कि नहीं समझा? अब एक और चीज समझना, आप लोगों को बोला है कि आप कैश में कितना पेमेंट कर सकते हो, लेकिन गाइस इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है, और उसके लिए इन्होंने एक रूल बना रखा है 6DD करके, और उसमें बोला है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, कितना भी, आपकी मर्जी हो जितना, सब अलाउ होगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस बनाए, और वहां इन्होंने बोला कि एक्सेप्शनल केसेस में आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, जितना चाहो उतना कैश में पेमेंट कर सकते हैं। सर कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस है? सबसे पहला कि अगर आप पेमेंट गवर्नमेंट को करते हो, मान लो गवर्नमेंट को किसी चीज का पेमेंट करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं कैश मत दो हमको तो दो ना कैश, दो आने दो करके, पैसा ही पैसा लाओ पैसा करके, ठीक है? तो गवर्नमेंट को अगर आप कैश में पेमेंट करते हो चलेगा, कितना भी करो। या फिर बैंक को पेमेंट करते हो, LIC को पेमेंट करते हो, RBI को पेमेंट करते हो, तो बैंक को पेमेंट किया, LIC को पैसा दिया, RBI को पैसा दिया करके, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो कैश में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप कैश में पेमेंट करते हो किसी प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, फिश प्रोडक्ट के लिए, मीट प्रोडक्ट के लिए, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए, एनिमल्स के लिए, और आप कैश में पेमेंट कर रहे हो किसी प्रोड्यूसर को, तो चलेगा, कैश में पेमेंट अलाउ है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारी होटल है, रेस्टोरेंट है, हमको वहां पे फूड ग्रेन चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, तो हमने क्या किया, हम पंजाब गए, पंजाब में एक किसान से हमने 5 लाख के गेहूं खरीदे और उसको कैश में पूरा पेमेंट कर दिया, क्योंकि किसान को कर रहे हैं, तो चलेगा, आप 5 लाख का कैश में पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आप समझिए, अगर मैंने यही गेहूं किसी बिग बाजार जाके खरीदा,
तो क्या कैश में पेमेंट चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मींस कैश में पेमेंट आप प्रोड्यूसर को कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, जैसे मान लो एक मछुआरा है, फिशरमैन है। अब फिशरमैन मछलियां पकड़ता है और हमने फिशरमैन से जाके और मछलियां खरीदी, अब उसको अगर कैश में पेमेंट किया तो चलेगा। या फिर मान लो हमने कैश में पेमेंट कोई एनिमल खरीदने के लिए किया, जैसे किसी किसान से गाय खरीद ली, भैंस खरीद ली, और वो हमारे बिजनेस में जरूरी है, उसके लिए अगर हमने कैश में पेमेंट किया तो चलेगा। गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्शन डाल रखा है कि उतना आप इसमें कैश में पेमेंट कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार फार्मर के पास, फिशरमैन के पास, उनके पास अकाउंट्स नहीं होते, तो आप उनको कैश में पेमेंट करेंगे तो चलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप बुक एडजस्टमेंट करते हैं, बुक एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझेंगे। मैं विशाल सर का आईडीटी का बैच बेचता हूं हमारे पोर्टल पे, विशाल सर मेरा डीटी का बैच बेचते हैं उनके पोर्टल पे। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की सेल करते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, विशाल सर मेरे लिए डेटर्स भी और क्रेडिटर भी है, विशाल सर के लिए मैं डेटर भी हूं, क्रेडिटर भी हूं। अब हम महीने का हिसाब करते हैं तो पता चला कि मेरे को उनको 9 लाख पे करना है और वो मुझे 11 लाख पे करेंगे। हम क्या करते हैं, 9 लाख 11 लाख को सेट ऑफ मार देते हैं और सिर्फ 2 लाख वो मुझे पेमेंट करते हैं। तो क्या 9 लाख को जो सेट ऑफ किया, बुक एडजस्टमेंट किया, क्या ये कैश पेमेंट माना जाएगा? क्या वो लोग बोलेंगे ये तो आपने अकाउंट पे ही चेक से किया ही नहीं है, तो क्या ये डिसअलाउड हो जाएगा? नहीं, ये बुक एडजस्टमेंट चलेगा। अगर आप बुक एडजस्टमेंट करते हैं, मींस कोई पर्सन आपके लिए डेटर भी है और वही पर्सन क्रेडिटर ही है, आप अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं, तो वो कोई कैश पेमेंट नहीं माना जाएगा, वो चलेगा, वो चलेगा, दिस इज अलाउ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप किसी को रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब होता है ग्रेचुइटी, पेंशन। जब कोई रिटायर हो जाता है तो उसको पैसा मिलता है, वो 50,000 तक आप कैश में पेमेंट दे सकते हैं। उसमें लिमिट 50,000 है कि अगर आप किसी को रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं तो आप 50,000 तक कैश में पेमेंट कर सकते हैं। एक और चीज समझना, आप पेमेंट किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां पे बैंक अवेलेबल ही नहीं है। आप पेमेंट किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहां पे बैंक अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे आप कितना भी कैश में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, हम बुक की प्रिंटिंग कराते हैं किसी ऐसे छोटे से गांव से जहां गांव के आसपास कोई बैंक ही नहीं है, तो वो प्रिंटिंग जिससे हम करा रहे हैं वो गांव में बंदा है, उसको हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, भले वो 10,000 से ज्यादा है तो भी हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अब एक बात समझना, आप अगर अपने एम्प्लॉय को 15 दिन से ज्यादा के लिए या तो किसी और प्लेस पे ड्यूटी पे भेज रहे हैं या किसी शिप पे भेज रहे हैं, तो उसको सैलरी का आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं अगर वहां पे उसके पास बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, हमारा एक एम्प्लॉय है, उसको हम राजस्थान के एक छोटे से रिमोट एरिया में, गांव में भेज दिया, वहां उसके पास कोई बैंक वैंक नहीं है, तो हम उसको कैश में सैलरी दे सकते हैं अगर उसको 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए वहां पे भेजा है। तो 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए वहां पे भेजा है तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। एक और चीज समझना, ये जो मनी चेंजर होते हैं, मनी चेंजर मतलब जो पैसा चेंज करते हैं डॉलर के बदले रुपीस, तो इन लोगों को तो बेचारों को कैश में ही पेमेंट करना होता होगा। एक बात बताओ, ये अगर डॉलर खरीदने गए या डॉलर खरीदते हैं और आगे वाला, जैसे आप गए उसके पास में, आप समझिए मैं मनी चेंजर हूं, मेरे पास आप आए और आप बोलते हो कि हमको सर थाईलैंड की करेंसी चाहिए 2 लाख की, ठीक है, तो मैं आपको थाईलैंड की करेंसी दूंगा और आप मुझे वो वाला पैसा दोगे, इंडिया वाला रुपीस दोगे। अब इसके उल्टे लोग भी आएंगे तो मेरे को इंडिया का कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, मनी चेंजर को चलेगा। मनी चेंजर जो है वो मनी चेंजर कितना भी पेमेंट है वो कैश में कर सकता है। अब एक और चीज समझना, या फिर आप कोई ऐसा गुड्स खरीदते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री में बना है, और कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है पता है? कॉटेज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं पता? ये होती है कॉटेज इंडस्ट्री, जो हाथ से जो चीजें बनाते हैं। हां, ये जो इंडस्ट्री है ये कॉटेज इंडस्ट्री, इनसे अगर आप कुछ खरीदते हैं और इन्होंने ये गुड्स बनाया है विदाउट हेल्प ऑफ द पावर, इलेक्ट्रिसिटी यूज किए बिना अगर ये गुड्स बनाया है, इनको आप अगर कैश में पेमेंट करते हैं चलेगा, कितना भी पेमेंट कैश में कर लीजिए चलेगा। जैसे मान लो हमको ये टोकरी वोकरी चाहिए थी और हम गए किसी गांव में, उससे टोकरी खरीदा और उसको कैश में पेमेंट किया, चलेगा। यहां पे कैश पेमेंट अलाउ है, भले 10,000 से ज्यादा है तो भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस, लास्ट पॉइंट, कि मान लो मैंने मेरा एक एजेंट बनाया,
और उस एजेंट को बोला कि तू पंजाब जाके गेहूं खरीद के आ, मैं और वहां उसको कैश में पेमेंट करना है, तो मैंने मेरे एजेंट को कैश दिया, एजेंट ने आगे कैश दिया, तो मैंने मेरे एजेंट को कैश में पेमेंट किया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एजेंट को आगे जाके भी कैश में पेमेंट करना है, लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं। आपने सिर्फ हेडिंग दिया था अभी तक, तो चलिए लिखिए। इफ assessee makes payment, if assessee makes payment for any expenditure, if assessee makes payment for any expenditure, if assessee makes payment for any expenditure to single person in a single day, to single person in a single day, to single person in a single day, more than 10,000, more than 10,000 by any mode, by any mode other than account pay check, by any mode other than account pay check, comma, account pay demand draft, account pay demand draft or ECS, or ECS, comma, or ECS, comma, then such expenditure, then such expenditure shall be disallowed, then such expenditure shall be disallowed, then such expenditure shall be disallowed। इसके नीचे लिखो नोट्स, इसके नीचे लिखो नोट्स, इसके नीचे लिखो नोट्स, और नोट्स में लिखो नोट नंबर 1, लिखो if payment made to transporter, if payment made to transporter, then limit is rupees, limit is rupees 35,000। if payment made to transporter, then limit is rupees 35,000। दूसरा नोट लिखिए, लिखिए if expenditure is claimed as deduction, if expenditure is claimed as deduction in earlier year, if expenditure is claimed as deduction in earlier year, in earlier year on accrual basis, earlier year on accrual basis, accrual basis, and if such expenses is paid, and if such expenses is paid, and if such expenses is paid subsequently by cash, and if such expenses is paid subsequently by cash or bearer check, by cash or bearer check or cross check, then deduction claim earlier, then deduction claim earlier shall be withdrawn, then deduction claim earlier shall be withdrawn and taxable as PGBP, and taxable as PGBP, taxable as PGBP in the year in which, and taxable as PGBP in the year in which payment is made, in the year in which payment is made, payment is made। डन। एक लाइन छोड़ के लिखो एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 40A सबसेक्शन 3,
एक लाइन छोड़ के लिखो, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन, लिखो एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 48(3), ऐसा ब्रैकेट में 3 है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो वापस रूल 6DD, ये रूल का नंबर है 6DD, याद रहे तो ठीक है रूल, नहीं तो कोई बात नहीं, रूल 6DD, रूल 6DD। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस कैश पेमेंट इज अलाउड, इन फॉलोइंग केसेस कैश पेमेंट इज अलाउड, इन फॉलोइंग केसेस कैश पेमेंट इज अलाउड। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट लिखिए, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट कॉमा बैंक कॉमा आरबीआई कॉमा एलआईसी, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट कॉमा बैंक कॉमा आरबीआई कॉमा एलआईसी। दूसरा लिखिए, पेमेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेमेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेमेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कॉमा फिश प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कॉमा फिश प्रोडक्ट कॉमा फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कॉमा पोल्ट्री प्रोडक्ट, POULTRY पोल्ट्री प्रोडक्ट कॉमा लाइव स्टॉक, कॉमा लाइव स्टॉक। लेकिन इसमें पेमेंट टू प्रोड्यूसर लिखा ना, अंडरलाइन द वर्ड प्रोड्यूसर, अंडरलाइन द वर्ड प्रोड्यूसर। नेक्स्ट लिखो, पेमेंट बाय बुक एंट्री, पेमेंट बाय बुक एंट्री चलेगा, पेमेंट बाय बुक एंट्री, बुक एंट्री का मतलब होता है एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख लो एडजस्टमेंट, बुक एंट्री का मतलब ब्रैकेट में लिखो एडजस्टमेंट, जैसे कोई डेटर क्रेडिटर दोनों था और आपने सेट ऑफ मार दिया, एडजस्टमेंट। उसके बाद लिखो पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू ₹50,000, पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू ₹50,000, पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू ₹50,000। नेक्स्ट लिखो, पेमेंट मेड वेयर बैंक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, पेमेंट मेड वेयर बैंक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, पेमेंट मेड वेयर बैंक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। पेमेंट मेड वेयर बैंक फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट लिखो, सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉई, सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉई, सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉई who posted, who is posted at any other place, who is posted at any other place, who is posted any other place, who is posted any other place or on ship, or on ship for 15 days or more, or on ship for 15 days or more, and their balancing, their banking facility, and their banking facility not available, and their banking facility not available। next लिखो point number 7, payment made by authorized dealer, payment made by authorized dealer, payment made by authorized dealer payment made by authorized dealer or money changer, or money changer for purchase of foreign currency,
मनी चेंजर फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट लिखिए, पेमेंट मेड टू एजेंट, पेमेंट मेड टू एजेंट, पेमेंट मेड टू एजेंट who is required to make payment in cash, who is required to make payment in cash for goods or services, who is required to make payment in cash for goods or services on behalf of assessee, on behalf of assessee, on behalf of assessee, on behalf of assessee. Done. Last लिखो, payment for product manufacture, payment for product manufactured without aid of power, without aid, AID, without, payment for product without aid of power, AID, of power in cottage industry, COTTAGE, in cottage industry, in cottage industry. महिमा पूछ रही है बार बार, हॉस्पिटल को पेमेंट किया तो पहली चीज तो महिमा, हॉस्पिटल को आप अगर मान लो आप खुद बीमार हो गए, हॉस्पिटल को पेमेंट किया तो वो तो आपका पर्सनल खर्चा है ना, वो ऐसे भी अलाउ नहीं होता। तो आप कितना भी करो, कैश में करो, चेक में करो, तुम्हारी मर्जी, वो थोड़ी बिजनेस में अलाउ होता है। लेकिन अगर जैसे मान लो मेरा एम्प्लॉय बीमार हुआ और मैंने उसके लिए हॉस्पिटल को पेमेंट किया, तो मुझे 10,000 से, अगर मेरे को खर्चा पीएनडल के डेबिट में जाएगा तो फिर 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं करना, अदरवाइज वो डिसअलाउड हो जाएगा। चलिए, मनी चेंजर वाला दिशा क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक मनी चेंजर है, मैं मनी चेंजर हूं, मैं मनी चेंजर हूं। अब मेरे पास में कोई बंदा आया जिसको चाहिए इंडियन करेंसी और वो मुझे दे रहा है फॉरेन करेंसी, तो जब वो फॉरेन करेंसी देगा, डॉलर देगा, तो मैं उसको रुपए दूंगा, तो मैं पेमेंट कर रहा हूं, वो कैश में कर रहा हूं ना, वो चलेगा, कितना भी हो, कितना भी हो चलेगा। लास्ट पॉइंट वो कॉटेज इंडस्ट्री वाला, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो ऐसे हाथ करगा वाली जो इंडस्ट्री रहती है, अभी मैंने बताई थी ना, दिस इज ऑल कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें अगर कोई भी गुड्स बनता है विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट हेल्प ऑफ पावर, और आप इससे खरीद रहे हो, तो आप कितना भी कैश में पेमेंट करो चलेगा। डन। चलिए अब आप एक काम करिए, लास्ट सेक्शन 40A की लिखिए, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 लिखिए, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। एक ग्रेचुइटी का प्रोविजन अकाउंट में आता है कहीं पे क्या? प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? GRATUITY। हाँ, 40A सब सेक्शन 7, 40A सब सेक्शन 7, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। एक ग्रेचुइटी का प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी मतलब आप अपने एम्प्लॉय को फ्यूचर में ग्रेचुइटी दोगे, उसकी प्रोविजनिंग अभी से करो, ये डिसअलाउड होता है, ये अलाउ नहीं होता। तो लिख लीजिए डैश करके डिसअलाउड, डिसअलाउड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी डिसअलाउड, डिसअलाउड। तो आप बोलोगे फिर अलाउ क्या होगा? अगर एक्चुअल ग्रेचुइटी दिया तो अलाउ है, या फिर अपन ने कल पढ़ा था वो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला, जो अच्छे अच्छे फंड थे ना, SPF, RPF, AGF, ASF, तो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला तो अलाउ है। तो नीचे लिखिए नोट, इसके नीचे लिखिए नोट, लिखिए ओनली पेमेंट ऑफ, ओनली पेमेंट ऑफ एक्चुअल ग्रेचुइटी, ओनली पेमेंट ऑफ एक्चुअल ग्रेचुइटी, only payment of actual gratuity or contribution to approved gratuity fund, only payment of actual gratuity or contribution to approved gratuity fund shall be allowed। चलिए, only payment of actual gratuity or contribution to approved gratuity fund shall be allowed। लास्ट सेक्शन बिफोर ब्रेक, और लिखिए उस सेक्शन का नंबर
और वो सेक्शन आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह आई थी, 43B, टांग अड़ाने वाली सेक्शन। तो हेडिंग दो, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। चलो अब आप इधर देखो, सब लोग इधर देखो, कुछ भी लिखना नहीं है, एक बार आप इधर देखो गाइस। 43B जो सेक्शन है ना, वो बोलती है ये जो 6 खर्चे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो 6 खर्चे हैं, ये 6 खर्चे आपको तभी अलाउ होंगे जब आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक इसका एक्चुअल में पेमेंट कर दिया। बोलो पेमेंट कर दिया। अदरवाइज ये खर्चा इस साल में अलाउ नहीं होगा, आपको उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद पे करोगे। भाई रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने ये खर्चे का एक्चुअल में पेमेंट कर दिया तो वो इस साल में अलाउ होगा, अदरवाइज वो इस साल में अलाउ नहीं होगा। सर कौन कौन से ये 6 पेमेंट है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपने बोनस एंड कमीशन दिया अपने एम्प्लॉय को, आप लिखना मत, बोनस एंड कमीशन टू द एम्प्लॉई, तो आप अपने एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन देते हो तो बाबू बोनस एंड कमीशन हम अलाउ तो कर देंगे, बट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। कब तक पेमेंट करना पड़ेगा? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जो रिटर्न फाइलिंग की आपकी ड्यू डेट आएगी 31 अक्टूबर तक या 31 जुलाई तक, जो भी रिटर्न फाइलिंग की आपकी ड्यू डेट है, उससे पहले पहले एक्चुअल में पे करो तो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका गवर्नमेंट का कोई भी टैक्सेस है, कोई भी ड्यूटीज है, कोई भी सेस है, कोई भी फीस है, ये तुम्हारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो डायरेक्ट टैक्सेस तो अलाउ ही नहीं होता। कल मैंने बताया था कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स तो आपको अलाउ ही नहीं होता। इनकम टैक्स तो आप पीएनडल के डेबिट में डाल ही नहीं सकते। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको अलाउ होता है, उसका इंटरेस्ट अलाउ होता है। यहां सेक्शन 43B टांग अड़ाती थी और यह सेक्शन बोलती थी कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में पेमेंट, तो वो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। अब एक चीज समझना, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है और तीसरा पॉइंट बोलता है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, या तो एसपीएफ में या आरपीएफ में या फिर तुम्हारा अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम में या एनी अदर फंड एज पर लॉ, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, ये भी पे हो जाना चाहिए तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। और पे कब तक करना पड़ेगा? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। उसके बाद में अगर मान लो किसी एम्प्लॉय का लीव सैलरी है, अब आप बोलोगे लीव सैलरी क्या होता है? लीव सैलरी का मतलब होता है लीव एनकैशमेंट। जैसे मान लो एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को हर साल मान लो 30 लीव देती है कि आप साल में 30 लीव ले सकते हो। एम्प्लॉय ने 20 लीव ही ली, 10 लीव का उसने नहीं लिया, क्रेडिट पड़ा है। अब वो क्रेडिट पड़ा है ना, जितने जितने आप छुट्टियों का क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट का आप बाद में पैसा ले सकते हो। मींस आपको लीव अलाउ है हर साल के 30 दिन आप घर पे रहिए, छुट्टी लीजिए, बट तो भी आप छुट्टी लेते ही नहीं है। तो आपका लीव का जो क्रेडिट होता है ना, उसका आपको जो पैसा मिलता है उसको बोला जाता है लीव क्रेडिट। क्या बोला जाता है? लीव क्रेडिट। और उसका अगर पैसा मिल जाता है आपको, लीव सैलरी, तो वो कंपनी को अलाउ तो है। कंपनी ने मान लो लीव सैलरी दी, वो अलाउ तो है, लेकिन वो पेमेंट करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने पेमेंट किया तो ही आपको अलाउ होगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं होगा। सेकेंड लास्ट पॉइंट बोलता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट आपने लोन किससे लिया है? या तो शेड्यूल बैंक से लिया है, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिया है, या एनबीएफसी से लिया है, तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कल अपन ने पढ़ा था जब अपन सेक्शन 36 पढ़ रहे थे। तो 36 में ये वाला पॉइंट कि लोन आपने लिया तो वो लोन किससे लिया? अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए लिया और आपने अगर इनसे लिया है,
या तो आपने शेड्यूल बैंक से लिया, या आपने पीएफआई से लिया, या आपने एसएफसी से लिया, एसआईआईसी से लिया, या एनबीएफसी से लिया, तो इंटरेस्ट अलाउ तो होता है, लेकिन यहां 43B टांग अड़ाती है। और 43B बोलती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लास्ट पॉइंट इस सेक्शन का यह बोलता है कि अगर आपने कोई रेलवे का असेट यूज किया, रेलवे का असेट यूज किया, रेलवे का असेट यूज किया, तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अदरवाइज आपको वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। अब आप बोलोगे हम तो रेलवे को एडवांस पैसा देते हैं, जैसे आप टिकट बुक करते हो वो तो एडवांस पैसा देते हो, लेकिन आपको पता है रेलवे क्रेडिट फैसिलिटी भी देती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जो माल गाड़ियां रहती है, उसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिंदल है, या फिर मान लो कोल इंडिया है, या फिर मान लो अदानी है, अंबानी जी की कोई कंपनियां हैं, उनको रेलवे क्रेडिट देता है कि चलो आप भाड़ा बाद में दे देना। अब वो बाद में दे देना, अब रेलवे को भाड़ा मिल ही नहीं रहा था, तो इन्होंने यहां एक पॉइंट डाल दिया कि अगर आपका रेलवे का वगैरह कोई भाड़ा है, कोई असेट है, असेट यूज किया है, उसका पैसा है, तो आपको उसका भाड़ा देना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अदरवाइज हम उसको पीएनडल के डेबिट में अलाउ नहीं करेंगे, पीएनडल के डेबिट में नहीं आएगा। तो ये 6 पेमेंट है, बोलो कितने पेमेंट है? 6, जहां पे एक सेक्शन टांग अड़ाती है। सेक्शन का नंबर क्या है? 43B। ये सेक्शन क्या बोलती है? टांग अड़ाती है। बोलो टांग अड़ाती है। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपने बोनस एंड कमीशन एम्प्लॉय को दिया, या टैक्सेस, ड्यूटी, सेस और फीस है, या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ, एजीएफ, एएसएफ, या कोई भी एनपीएस है, या कोई भी लॉ के द्वारा फंड है उसमें पैसा डाला, लीव सैलरी का पैसा है, या फिर आपने लोन लिया था किससे? शेड्यूल बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एनबीएफसी से, एंड लास्ट वाला अगर आपने कोई रेलवे का असेट यूज किया तो उसका भाड़ा है। ये खर्चे आपको तभी पीएनडल के डेबिट में अलाउ होंगे जब आपको कब तक पे करना है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले पे किया तो अलाउ है, अदरवाइज ये अलाउ नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? अब एक और चीज समझना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने क्या किया? एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, शेड्यूल बैंक है, इसका लोन अमाउंट है वो मान लो 1 करोड़ है, एंड इंटरेस्ट अमाउंट है वो मान लो 7 लाख है। लोन अमाउंट 1 करोड़ है, इंटरेस्ट अमाउंट 7 लाख है। एक चीज को समझना आप लोग, लोन अमाउंट 1 करोड़ है, इंटरेस्ट अमाउंट है वो 7 लाख है। मैंने 7 लाख आउटस्टैंडिंग है, पैसा दिया ही नहीं रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, तो क्या अलाउ होगा या डिसअलाउड होगा? अरे आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? डिसअलाउड होगा। अब एक बात समझना, आपको पता है बहुत बार बैंक ऐसा बोलती है कि तुम इंटरेस्ट नहीं भर पा रहे हो, एक काम करो, हम जितना तुम्हारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है इसको भी लोन में बदल देते हैं। आपने ये सुना रीस्ट्रक्चरिंग प्लान? रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में क्या होता है कि भाई मेरा लोन 1 करोड़ था, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट 7 लाख था, मैं पे नहीं कर पा रहा हूं। बैंक ने बोला कि आप 7 लाख पे तो नहीं कर पा रहे हो, एक काम करो, इस 7 लाख को भी हम लोन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लोन। ओ गुड मॉर्निंग, हां थोड़ी देर और, 2 मिनट और बस। ये जो 7 लाख है इसको भी क्या बना देते हैं? लोन। बोलो लोन बना देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, अगर इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको क्या लगता है, क्या लोन में कन्वर्ट किया ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आंसर इज नो। ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है इनकम टैक्स में कि आप अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करा देते हो, ये कोई एक्चुअल पेमेंट नहीं है, ये एक्चुअल पेमेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं माना जाएगा आपने पे कर दिया, नहीं। लेकिन जैसे ये 7 लाख की उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना के दे दी कि 7 साल में ये पे कर देना, चलो, जैसे 1 लाख इस साल, 1 लाख अगले साल, 1 लाख अगले साल, 1 लाख अगले साल, ऐसा ऐसा किया, तो फिर 1-1 लाख जब आप पे करोगे उस ईयर में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। वापस बोल रहा हूं मैं, होता क्या है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मेरी कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया था,
उस पे इंटरेस्ट था 7 लाख जो हम पे ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो इस 7 लाख को अभी हम लोन में बदल देते हैं। तो लोन में बदलना इज नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट, ये एक्चुअल पेमेंट नहीं है। लेकिन वो 7 लाख की जो इंस्टॉलमेंट बना के उन्होंने दी, उन्होंने बोला कि चलो आप 7 साल में पे कर देना, एक लाख 7 साल में हमने पे कर दिया। तो क्या फिर वो एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा या नहीं? आंसर इज यस, वो एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा 7 साल में, और 1-1 लाख का डिडक्शन फिर आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, दूसरा एग्जाम्पल, मान लो ये बैंक का 7 लाख का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, हमारे पास पे करने को पैसा नहीं था। बैंक ने बोला कि पैसा तो दे नहीं रहे हो, हमको डिबेंचर ही दे दो। तो हमने क्या किया, ये 7 लाख को पे करने के लिए 7 लाख के इस बैंक को डिबेंचर दे दिए। क्या ये एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा या नहीं? ये भी निर्मला सीतारमण जी ने बोला ये भी एक्चुअल पेमेंट नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रहे हो और उस इंटरेस्ट के बदले डिबेंचर दे दिया, कोई और इंस्ट्रूमेंट दे दिया, वो भी एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा। एक्चुअल पेमेंट तभी माना जाएगा जब आप एक्चुअल में पे करोगे पैसा। अगर आपने इंटरेस्ट का एक्चुअल में पेमेंट किया तो ही वो एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा। लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो, बस लास्ट में, अभी नींद लेने की जरूरत नहीं, पूरा हो गया, बस लिखो। हेडिंग दे दिया आपने, फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्या लिखा आपने? एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड, following expenses are allowed only if it is actually paid. Following expenses are allowed only if it is actually paid up to due date of return filing. Only if it is actually paid up to the due date of return filing. Up to the due date of return filing. एज पर सेक्शन 139(1), ऐसा 139 सब सेक्शन 1, एज पर सेक्शन 139(1), एक 139(1) सेक्शन होती है, उसमें ड्यू डेट दे रखा है। ड्यू डेट आप समझना कि रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहेगा जुलाई में या अक्टूबर में। एज पर सेक्शन 139(1) लिखो, पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक लिखो। पॉइंट नंबर 1, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। पहला पॉइंट लिखो, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज। दूसरा लिखो, एनी टैक्सेस, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, CSS, सेस, एंड फीस। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस एंड फीस। ब्रैकेट में लिख लो IDT, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो ऐसे भी अलाउ नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्सेस। तीसरा लिखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स SPF, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स SPF, कॉमा RPF, कॉमा ASF, कॉमा AGF, SPF, RPF, ASF, कॉमा AGF, कॉमा न्यू पेंशन स्कीम, कॉमा न्यू पेंशन स्कीम, कॉमा एनी अदर फंड, एनी अदर फंड एज पर लॉ, एनी अदर फंड एज पर लॉ, एनी अदर फंड एज पर लॉ। नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट नंबर 4, लीव सैलरी, लीव सैलरी। लीव सैलरी के ब्रैकेट में लिखिए एनकैशमेंट, EN कैश और मेंट, एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव, EN कैश और मेंट, एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम स्केड्यूल बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक, स्केड्यूल बैंक। ब्रैकेट में लिखो
इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, ब्रैकेट क्लोज। तो आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक, कॉमा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमा 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 क्या लिखा आपने, पब्लिक फाइनेंशियल, कॉमा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कॉमा स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, कॉमा स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड एनबीएफसी, एंड एनबीएफसी, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड एनबीएफसी। एंड लास्ट पॉइंट लिखो एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवे, एनी सम पेबल to Indian Railway for use of railway asset, any sum payable to Indian Railway for use of railway asset, any sum payable to Indian Railway for use of railway asset, done। इसके नीचे लिखो नोट्स, नोट्स, नोट्स लिखने, अरे भाई वो तो लिखना पड़ेगा ना, ये खर्चे कब अलाउ होंगे, जब ड्यू डेट तक पे किए, उसके बाद किए तो कब अलाउ होंगे, अगले साल में ना। तो लिखो नोट में, लिखो नोट नंबर 1, लिखो नोट नंबर 1। तो क्या यार, अगला टॉपिक मैं बुक से ही पढ़ा लूंगा, लिखो नोट। हाँ, इतनी तकलीफ होती है हाथों के इनके, ठीक है। अरे लिखते तो क्या होता है ना, आपके दिमाग में 2-3 बार वो चीज जाती है, पढ़ाते टाइम 2 बार गई, एक लिखते टाइम भी आपके दिमाग में, दिमाग तो चलता रहता होगा, या दिमाग में कुछ और ही सोचते रहते हो। लिखो, लिखो नोट्स, लिखो इफ अबोव पेमेंट इज मेड आफ्टर ड्यू डेट, लिखो इफ अबोव पेमेंट इज मेड, इफ अबोव पेमेंट इज मेड आफ्टर ड्यू डेट, if above payment is made after due date, then expenditure is allowed, then expenditure is allowed, if above payment is made after due date, then expenditure is allowed in the year in which, in the year in which, in the year in which actual payment is made, in the year in which actual payment is made, in the year in which actual payment is made। दूसरा नोट लिखो, तुम तो मूवी देख रहे हो ना, तो मतलब मेरा मोबाइल, चलो दूसरा नोट लिखो, इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज कन्वर्टेड इनटू लोन, if interest payment is converted into loan, if interest payment is converted into loan, comma debenture, comma debenture, then it is not treated as actual payment, then it is not treated as actual payment, then it is not treated as actual payment, full stop। Interest shall be allowable, interest shall, continue इसी पॉइंट में, interest shall be allowable as deduction, as deduction in the year in which, in the year in which, in the year in which, in the year in which such installment is paid, in the year in which such installment is paid, such installment is paid। चलिए आ जाइए सब लोग आपकी बुक में क्वेश्चंस पे। क्या हुआ, अपना लेक्चर कितने बजे चालू हुआ था? तो 1.5 घंटा हो गया है। तो
अरे यार, तो आधे घंटे बाद देते हैं ना ब्रेक, तो फिर तुम 4 घंटे का लेक्चर है, फिर तुम वापस ब्रेक मांगोगे। अभी ब्रेक चाहिए तुम लोगों को भाई साहब। चलो एक छोटू सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर ब्रेक देता हूं। छोटू सा क्वेश्चन, छोटू सा। अबे खजूरे, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। टांग अड़ाने वाली सेक्शन है। इधर देखो, उधर बेटा बैठ जाओ। हाँ हाँ, तुझे कैसे पता? चलो इधर देखो, इधर देखो। चलिए ये क्वेश्चन के बाद ब्रेक दूंगा। तो यार मैं 1.5 घंटा हो गया, मेरे को समझ में 1.5 घंटा कैसे हो गया? मेरे को अभी लग रहा था 40 मिनट हुए होंगे। तो लेक्चर कम से कम 3 बजे तक आज लेना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ ये प्लीज। अरे 16 पे आओ। पीजीबीपी टॉपिक जो है वो 20 मार्क का आता है, 15 से 20। 15 मार्क का तो आएगा ही आएगा, पहला क्वेश्चन कंपलसरी, और उसके बाद एमसीक्यू और आएंगे 2, तो टोटल 20 मार्क का टॉपिक है। तो ध्यान दो, अब पूरा हो गया ये टॉपिक ऑलमोस्ट, सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। चलो इधर देखो सब लोग। हरी एन इंडिविजुअल कैरिड ऑन बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक पैडी, वीट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बेचारा परचेज सेल का काम करता है, पैडी वीट वगैरह ये खरीदता बेच रहा है। ही बोरो लोन फ्रॉम द आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इसने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया था। एज वेल एज, अरे भाई भाई है ना, अरे लड़ाई मत करो। एक तो जो जिसको तकलीफ है धीरे से बोलो कि सर क्या तकलीफ है इनको, एसी का तकलीफ है, एसी चालू करो, किया ना, बस खत्म, ठीक है, हो रहा है। ठंडा ही थोड़ा ऐसा समझो, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मतलब ऐसा फील करके तो देखो कि ठंडा ठंडा फील हो रहा है। ड्रम ही कूल, कूल कूल ड्रम ही कूल, ठीक है। ऐसा थोड़ा फील करके तो देखो, थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, भले हो नहीं रहा है बट ऐसा फील तो कर सकते हो ना। एक दूसरे कान में फूंक मारो, यू विल फील बेटर, ठीक है। तो गर्मी लग रही है इनको। चलिए उधर प्रोजेक्टर ही चला गया भैया, उधर प्रोजेक्टर चला गया। आप अपनी बुक में देखो, मैं पढ़ वहीं से रहा हूं, ठीक है। हाँ देखो आप अपनी प्लीज। हरी करके एक इंडिविजुअल है, उधर प्रोजेक्टर चला गया करके, ठीक है। हाँ अरे वो उसको बुला, वो मूवी देख रहा है। क्या है? ओ ब्रेक के बाद कराता हूं मैं चालू, ठीक है। हाँ हाँ, मेरे लिए पोए और चाय कॉफी ला लेना, ठीक है। अरे भाई मैं भी तो गरीब हूं, मैं भी तो, मेरे को कोई और खिलाता है, ठीक है। हाँ तो मैं, अगले संडे को पार्टी है। अरे प्लीज, अब ये क्वेश्चन जितना लेट करोगे ब्रेक उतना लेट होगा, क्या मतलब? चलिए इधर देखिए, ये प्लीज। हरी एज एन इंडिविजुअल ये बिजनेस करता है, इसने 2 जगह से लोन लिया है। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो ये स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एंड एक इंडियन बैंक से लोन लिया है। तो इंडियन बैंक है जो शेड्यूल बैंक है, ठीक है। हैज नॉट पेड द इंटरेस्ट इन डिटेल एज अंडर, उसने ये इंटरेस्ट पे ही नहीं किया। इतना खजूर आदमी है, इंटरेस्ट ही पे नहीं कर रहा। 15 लाख का इंटरेस्ट बाकी है आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, एंड 30 लाख का इंटरेस्ट बाकी है जो इंडियन बैंक का। इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, 43B क्या बोलती है? इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिले। कब तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिले। लेकिन इसके साथ में हुआ क्या देखो, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इंडियन बैंक while restructuring the loan facility of Hari during the year 23-24 converted the above interest payable by Hari to them as a loan repayment in the 60 equal installment। इनको बोला कि देखो तुम इंटरेस्ट तो भर नहीं पा रहे हो, तुम गरीब हो, हम एक काम करते हैं कि ये इंटरेस्ट जो बाकी बचा है ना, इसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लोन।
और हम बोलते हैं आप इसकी 60 इंस्टॉलमेंट पे कर देना। कितनी इंस्टॉलमेंट? 60 इंस्टॉलमेंट पे कर देना। अब एक बात समझना, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024, हरी पेड द 5 इंस्टॉलमेंट टू द आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड 3 इंस्टॉलमेंट टू द इंडियन बैंक। उसने क्या किया, इस साल में 5 इंस्टॉलमेंट है वो आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को दी और 3 इंस्टॉलमेंट इंडियन बैंक को दी। अब हरी क्या बोल रहा है, खजूर पता है, ये बोल रहा है, हरी claimed the entire interest 45 lakh as expenditure while computing the income from business for purchase and sale of commodities. Examine whether his claim is valid or not, and if not, then what amount of interest is allowed. हरी क्या कर रहा है पता है, पूरा ये बोलता है मेरा तो पूरा इंटरेस्ट मैंने लोन में बदलवा दिया ना, तो पूरा एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा। क्या पूरा एक्चुअल पेमेंट माना जाए? नहीं, मैं बताऊं इसमें से एक्चुअल पेमेंट कितना माना जाएगा, जितनी इंस्टॉलमेंट इसने भरी है। तो एक बात बताओ, ये 15 लाख को 60 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट किया और 30 लाख को भी 60 इंस्टॉलमेंट में, तो कितना आता है? पहले 25 आता है। हाँ, 15 लाख डिवाइड बाय 60, 25,000। 25,000 ये आया और दूसरा 50,000। अब एक बात बताओ, इसने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की 5 इंस्टॉलमेंट भरी, तो मैं बोलू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,25,000। हाँ, एंड दूसरा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं बोलूं 1.5 लाख। तो इसको इस साल में सिर्फ 2,75,000 इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा भाई? बड़ा सिंपल है कि आपका इंटरेस्ट कन्वर्ट हुआ लोन में, वो पेमेंट नहीं है। पेमेंट कौन सा है? जो उसका इंस्टॉलमेंट फिर भरोगे भरोगे भरोगे, वो आपका एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा। एक बार रीड करो, रीड करो, रीड करो, पूरा रीड करो। Okay. चलो डन। चलिए बोलो डन। चलिए तो अब लीजिए ब्रेक। आपका ब्रेक का टाइम रहेगा 20 मिनट। एंजॉय 20 मिनट्स।